एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हमारा वो है क्वेश्चंस पार्ट है। 28 क्वेश्चन दिया है। ए पार्ट। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड लोब साइड movements. Do you agree with the given statement? Justify your answer with valid arguments. क्या लगता है आपको कि कॉलोनियल यस पीरियड मैम। में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो तो अनइवन ही था। तो इस स्टेटमेंट से हम एग्री करते हैं। अब आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या क्या बताएंगे, कैसे जस्टिफाई मैम, करेंगे? हैवी टैक्सेस तो एक तो लगा दिए थे, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हम्म। फार्मर्स के ऊपर, ओके। जिसकी वजह से उनको मतलब एग्रीकल्चर पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी, ऑक्यूपेशनल में जैसे जॉब्स वगैरह थी तो वो ज़्यादा, जैसे मैन्युफैक्चरर्स की थी, उनकी भी स्टॉप हो गई थी ड्यू टू ब्रिटिश, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब फैब्रिक्स वगैरह बाहर से ही मंगवा रहे थे। यहाँ से वो सिर्फ टेक्सटाइल मटेरियल वगैरह ही शेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्री वर्कर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और गवर्नमेंट पूरी ब्रिटिश रूल ने ले ली थी, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सच इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा लोपसाइडेड मूवमेंट आया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं, एक तो एग्रीकल्चर में ओवर डिपेंडेंसी थी लोगों की। दूसरा जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें कोई भी क्या नहीं था। एक तो स्टेग्नेशन थी सेकेंडरी सेक्टर की, ना ही उसमें कोई ग्रोथ थी, ग्रोथ भी नहीं थी, लिमिटेड ग्रोथ थी। दूसरा, और ना ही कोई, आप बोल सकते हो कि हमारा कोई भी बैलेंस स्ट्रक्चर, ये भी आप कह सकते हो। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं। कॉलोनियल पीरियड में हमारे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, उसकी मूवमेंट जो थी वो अनइवन थी। क्लियर? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यस मैम। आंसर जो आप जस्टिफाई करोगे उसको हेड पॉइंट्स लिखना और एक दो लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। और दूसरा उसने बोला है, इलेबोरेट द रीजन ओइंग टू विच द प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब क्या रीजंस थे कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 में, अब उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कैसे रेगुलेट करा था, क्यों आया था ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? क्या लगता है क्यों आया था? क्योंकि हमारी जैसे सारे इंडस्ट्री वाला काम ब्रिटिश रूल ने बंद करवा दिया था, टू ओपन बैक ऑल द इंडस्ट्रीज। तो पहले ये पॉलिसी आई थी कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इनको फिर से सेटअप किया जाएगा, बट प्राइवेटाइजेशन तब नहीं की गई थी। मोस्टली सारी पब्लिक बेस्ड ही थी। ओके। तो इसकी वजह से ही आगे, फिर आगे फ्यू आगे जाके 1991 के बाद उन्होंने 11 की थी शायद, कुछ ऐसे ही था। अब वो कह रहा है कि इसके रीजंस क्या थे, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्यों लाई, उसके क्या रीजंस थे? इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं थी, ठीक है, उन्होंने जो भी इंडस्ट्रीज ओपन करी वो अपने ही बेनिफिट्स के लिए करी, हमारा तो कुछ उन्होंने बेनिफिट हमें तो दिए नहीं। लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन क्यों आया था 1956 में, उसके क्या रीजंस थे? नो आइडिया मैम इसका। क्यों? आपने इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ी? एक तो एक तो हमें क्या करना था, अपना पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको भी प्रमोट करना था, उसको भी प्रोटेक्शन करनी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी प्रोटेक्शन करनी थी। और फिर हमें जो है रीजनल डेवलपमेंट भी करनी थी, उसको भी प्रमोट करना था। उसलिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आना बहुत जरूरी था। और फिर हमने जितना भी हम मतलब हम यही चाहते थे कि एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हमारी प्रमोट हो, रीजनल डेवलपमेंट भी हो हमारी, और पब्लिक की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो इन्हीं सब रीजंस को लेकर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाई थी 1956 में। ओके मैम, अब याद हो गया। नेक्स्ट है आपका, अगर आप ये पीवाईक्यू देखो ना इंडियन इकोनॉमी के, तो अगर आप इसको एनालाइज करो तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इजी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो पैराग्राफ भी क्यों नहीं है। बस जो इन्होंने ज्यादा पार्ट उठाया है वो है आपका, एक तो जो आपके ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
फिर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, चाइना एंड पाकिस्तान। इन 4-5 चैप्टर्स से इन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं एज कम्पेयर टू जो आपके फर्स्ट के चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग और ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग में एग्रीकल्चर, वो पोर्शन थोड़ा सा कम है, एक आधा क्वेश्चन है, लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो सब आपके करंट चैलेंजेस के बाद के सारे चैप्टर्स में से आए हैं। उनकी वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अबव चैप्टर्स से। ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज स्ट्रेस अ लॉट ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। जो इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। अब उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिकेटेड इन द एफ फॉर साइड स्टेटमेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपके हिसाब से क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे इंडिकेट की गई है? अगर हम टीचर्स को एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। यही यस मैम। इस स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है। तो 1 मार्क के लिए दैट इज एनफ, कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू टीचर्स, एक्सेप्शनली सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म होगा। सिंपल, अकॉर्डिंग टू जो ऊपर स्टेटमेंट दी है। दूसरा, इलेबोरेट द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ द सोर्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हम टीचर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन दे रहे हैं, अब इस सोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया पे? पहला तो इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल, ओके। सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हाँ। क्योंकि एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, और फिर लिटरेसी रेट भी बढ़ जाएगा इन द हम्म। इकोनॉमी। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी, यस मैम। और लेबर प्रोडक्टिविटी भी रेज होगी, उसकी वजह से इनकम भी रेज होगी लोगों की। और आप ये भी बोल सकते हो कि इससे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह देंगे, इससे क्या होगा, ये लेबर्स की एफिशिएंसी को भी प्रमोट करेगा। तो ये सब इस पे इम्पैक्ट पड़ेंगे। इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा। हाँ, इफेक्टिव एफिशिएंसी की वजह अवेलेबिलिटी। से। अब नेक्स्ट आपका है 30th क्वेश्चन। 1 और 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 30th क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन, ये आपका चाइना से आया है क्वेश्चन, जो लास्ट चाइना और पाकिस्तान था। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इंडिकेट दैट इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में इंडिया जो है सबसे सबसे पहली थी पॉपुलेशन में, पूरी कंट्री में। अब वो बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन द 1970s। कि जो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, अडॉप्ट करी थी 1970s में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं? उससे क्या मैम इम्पैक्ट पड़। पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। हाँ, पॉपुलेशन एक तो कंट्रोल हो पॉपुलेशन गई। कंट्रोल हो गई। और जैसे एक्सेस, ड्यू टू एक्सेस पॉपुलेशन, जो पर एरिया कैपिटल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो मतलब रुक गई थी, बट वो भी इंक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई उनकी ड्यू टू। लो, और और ज़्यादा मोर फोकस हो गया टुवर्ड्स अ सिंगल चाइल्ड बाय टू पेरेंट्स, जिसकी वजह ओके। से वन, और फिर वन चाइल्ड पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देंगे कि इट वाज कि हाँ, और अ हम ये पेरेंट भी कैन ले हैव सकते ओनली हैं, वन चाइल्ड। हम ये भी लिख सकते हैं कि जेंडर भी इम्बैलेंस हो गया, कि अगर गर्ल्स हाँ। ज्यादा हो गई या बॉयज ज्यादा हो गए तो जेंडर भी इम्बैलेंस हो गया। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी इम्प्रूव हो गया, क्योंकि वन चाइल्ड है तो उसी की हेल्थ, उसी की एजुकेशन, उसी की हर चीज पे आपको ध्यान देना है, उसी पे सब कुछ करना है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी लोगों की इम्प्रूवमेंट होगी। और तीसरा जो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, दैट इज कि पॉपुलेशन एजिंग होगी, कि भाई वन चाइल्ड है तो ओल्ड एज लोग ज्यादा हो ज़्यादा गए। बूढ़े लोग हो गए और कम हाँ, और यूथ जो हो गई। यंगस्टर यूथ कम हो गई। सिंपल, 2 मार्क्स जो है आपके पास।
ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है, ये भी चाइना का है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हर एक कंट्री का होता है, अब वो चाइना का पूछ रहा है कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइना की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा था ना, कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सबको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एक तो अब चाइना की ग्रोथ पे स्पेशल वो इकोनॉमिक खुद जोन। से फिर टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट्स, मतलब खुद से हाँ, मैन्युफैक्चरिंग विदाउट एनी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक तो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बूस्ट अप होती है, एक्सपोर्ट्स जो है वो बूस्ट होते हैं। और बताओ, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसकी क्या बोलते हैं, वो भी प्रमोट होती है, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और और आप टेक्नो टैक्सेस भी नहीं होते हैं शायद। आप टैक्सेस। टेक्सास नहीं, आप मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो यही हुआ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रेड, एक तो, एक ट्रेड इजी हो जाता है, हाँ ट्रेड इंपोर्ट्स एंड इजी हो जाता है। एक्सपोर्ट्स, तो मैन्युफैक्चरिंग। जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट अप हो जाएंगे उससे, है ना। और फिर जो यस मैम। ये क्या बोलते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिलेगी, वो भी बढ़ जाएगी। और क्या बोलते हैं आपका ये, टेक्नोलॉजी और स्किल ट्रांसफर्स भी होंगे आराम से। तो ये इम्पैक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चाइना पे, तभी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, जो आपका एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से आया है। एक चीज और मन्नत, आपके ना जो इंडियन इकोनॉमी की बुक आपने ली है। यस मैम, मैंने वो ली हुई है। एनसीईआरटी भी है और टीआर जैन भी है। हाँ, TR जैन भी है ना। उसके ना मेरे मैंने कौन सी बुक थी, एक मिनट, मेरे पास ये कौन सी है, मेरे पास संदीप की है, TR जैन मेरे पास नहीं है। देखना TR जैन के पीछे क्या आपको गवर्नमेंट स्कीम्स दी गई हैं, मैम एक मिनट में चेक करती हूँ, अभी करती हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स। और आपको जैसे ये G20 के कितने मेंबर्स थे, ये सब डिटेल्स लास्ट में आपको दी है, या केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको लास्ट में दिए हुए हैं, क्योंकि संदीप में दिए हुए हैं। जरा एक बार मैम आप चेक, बिल्कुल एंड में। बिल्कुल एंड में प्रोजेक्ट वर्क के बाद। एक मिनट में चेक करती तो आपको, तो आप हूँ। ये देख लेना, ये संदीप में दी हुई है एक्चुअली। मेरे पास प्रत्यूष की बुक थी तो मैंने उसमें देखा था। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्गुमेंट्स। सबसे पहले वो बोल रहा है कि रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसका क्या जो है, उसमें क्या क्रूशियल स्टेप्स लिए गए ताकि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकें। तो ये जो है जन धन योजना, ये 2014 में आई थी। ये योजना इसलिए आई हुई थी कि सारे जितने भी, कि कोई भी नॉट फार्मर्स, कोई भी है, स्टूडेंट है, कोई भी, आपको बैंक में क्या करना है, अकाउंट अपना ओपन करना है जिसमें आपको कोई भी बैलेंस को मेंटेन नहीं करना। तो आप जीरो बैलेंस में भी अपना अकाउंट जो है ओपन कर, जो है करवा सकते हो। और इसका ये मोटिव था उनका कि अगर किसी भी फार्मर को सब्सिडीज दी जा रही हैं तो डायरेक्ट सब्सिडीज उसके बैंक अकाउंट में आएगी। और अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में आएगी, और कोई भी आपको बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और इसका ये एक आ गया वैलिड आर्ग्यूमेंट। जो पुअर हाँ, सेक्शन, वैसे मैंने अभी देखा चैप्टर, जैसे उसकी संदीप में एंड में दिए होंगे, हमारे चैप्टर्स के बीच में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नेशनल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा वगैरह ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं फिर पर भी टॉपिक आपको, टॉपिक वाइज किया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको भेज दूंगी। आप बुक में से कहाँ ढूंढते रहोगे, एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो ये जन जो योजना इसलिए आई गई थी ताकि जो पुअर सेक्शन है उनको एक बैंकिंग फैसिलिटीज दी जाए। बैंकिंग फैसिलिटीज जो है उसमें उनको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना, जीरो बैलेंस जो है करना है, ताकि हम उसको उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकें। और कोई स्टूडेंट्स है उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी डायरेक्ट। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट है आपका worker population ratio is an indicator used for analyzing the employment situation in a nation. That is true or false? ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से आया है। यस मैम। दैट इज ट्रू। तो जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो है वो हमें क्या बताती है? कितने वर्कर्स अवेलेबल है और कितने विलिंग है उसमें करने के लिए, हाँ, लाइक फॉर पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट। ऑफ, वो हमें बताती है प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन विच इज रेडी टू वर्क अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो फिर हमें जितनी वर्किंग वर्क करना चाहती है उसका रेशियो पता चल जाता है। हाँ, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में सिर्फ वर्कर के बारे में पता चलता है कि भाई कितना प्रपोर्शन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन का है, जिससे हम हायर रेशियो इंडिकेट कर सकते हैं कि जिससे हम बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकालें। ठीक है ना, अगर हम कोई रेशियो को यस इंडिकेट मैम। कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हम अच्छे से निकाल पाएंगे। और उससे हमें एनालाइज भी होगा कि लेबर मार्केट जो है उसकी क्या कंडीशन है। हम वर्किंग जो है आपका पॉपुलेशन रेशियो से उससे हम ये चीज भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसका वैलिड आर्गुमेंट है। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट। इलेबोरेट द नीड टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। कि भाई क्यों जरूरत है वुमेन एजुकेशन की इंडिया में। इसको आप इलेबोरेट करो, 3 मार्क्स का। पहले तो एक्सप्लेन कर देंगे कि फ्रॉम 1947 इन वुमेन्स वर नॉट लाइक अलाउड टू स्टडी, तो एक ये इम्पैक्ट था जिसकी वजह से हमारी लिटरेसी रेट मेल्स का ज़्यादा है, वुमेन्स का कम है। वुमेन्स का कम फिर था। हम आगे नीड्स लिख देंगे कि फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी अगर वुमेन्स भी बढ़ेंगी, और कब कंट्री की ग्रोथ होगी। और उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन में भी इंप्रूवमेंट होगी वुमेन्स की। यस मैम। और वो पॉपुलेशन, अगर वुमेन्स एजुकेटेड होंगी, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा, उनकी सोशल एम्पावरमेंट भी होगी। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन की जरूरत है। क्या। यस मैम। नेक्स्ट वो बोल रहा है मेंशन एनी 2 एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज इन द नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कि जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसमें डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज की 2 एग्जांपल्स देनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन, तो आपको सिंपल एग्जांपल्स देनी है। या पहले नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई एक इसका ऐसी मतलब कि इंडस्ट्री। वो जो जैसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर नहीं करती हैं, हाँ, मतलब वो आप मतलब। जैसे मैं एग्रीकल्चर करती हूँ और साथ में मैं हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था ना, कि बोला जाता है कि यस मैम सुना उस था। टाइम, हाँ उस टाइम में बोला गया था कि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी एक्टिविटीज करो। कि अगर आपकी क्रॉप्स डेयरी खराब, फार्मिंग, हाँ अगर हॉर्टिकल्चर वगैरह। हाँ अगर आपकी क्रॉप्स खराब भी हो जाए तो एटलीस्ट अगर आपने अपनी एक्टिविटी डाइवर्सिफाइड करी है तो आप वहां से भी इनकम को अर्न कर सकते हो। तो उसकी 2 एग्जांपल्स देनी है। या तो आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप पेपर इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज की। क्लियर। यस मैम। मैम वैसे दो एग्जांपल बताना इसकी। हाँ, 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्टिंग के ईयर्स में ऐसी कौन सी 2 प्रॉब्लम्स आई फार्मर्स को? 1 मार्क का प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन है। लेवल कम था। प्रोडक्टिविटी लेवल कम था और पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत जल्दी, मतलब पेस्ट वगैरह बहुत जल्दी लग जाते थे ऑन क्रॉप्स, जिसकी वजह से क्रॉप रूइन हो जाती थी।
वो तो ठीक है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे हमने पढ़ा ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो थी वो, उसमें फार्मर्स को दो प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लॉन्ग थी टाइम वेट करना वो पड़ता था। लॉन्ग टाइम तो टाइम था। कंज्यूमिंग। एक तो हाई कॉस्ट थी, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी उसकी, अब हर एक फार्मर्स को अफोर्ड नहीं मेंटेनेंस कर भी ज्यादा सकता। थी। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज, वो भी उनके पास नहीं थी क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। और तीसरा आप इसमें लिख सकते हो कि मार्केटिंग प्रॉब्लम्स भी जो है फार्मर्स को फेस करनी पड़ी। तो इसमें से कोई भी टू प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी नई तरीका आएगा फार्मिंग का, वो थोड़ा कॉस्टली भी होगा, और अगर उसकी अवेयरनेस नहीं है, आप उसको कैसे कर पाओगे। ठीक है मन्नत। यस मैम। अब इन द करंट सिचुएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन अ नेशन लाइक इंडिया। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। भाई ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इंफॉर्मेशन आईटी की वजह से हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव करा है इंडिया में। अब कैसे करा है। फार्मर्स को जैसे टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प किया है टू टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी लेवल, एंड हम उनको और और वेज बताया है फॉर हायर प्रोडक्शन। और सेकंड, जो लोग हैं उनको अवेयर किया है अबाउट फूड एंड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की। हाँ, और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप अपनी स्टोरेज और इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी फार्मर्स को यस हेल्प मैम। मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प करता है टू हाँ, आप डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस ऑल द फूड। आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको भी एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन ए नेशन लाइक इंडिया। यस। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन का ए पार्ट का फर्स्ट। अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज एक्सट्रीमली क्रूशियल। रिजेक्ट और सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स। अब बोले जो लिबरलाइजेशन के मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने, अब उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेक्टर में ये रेगुलेशन हुई थी, जितने भी मेजर्स लिए गए थे। अब आप बताओ क्या वो ठीक थे, उसको आप रिजेक्ट करते हो या आंसर को सपोर्ट करते हो विद वैलिड आर्गुमेंट्स। अगर नहीं करते हो तो रीजन, करते हो तब भी रीजन। मैं सपोर्ट करूंगी कि लिबरल होना लिब चाहिए। इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन मतलब उनको खुद लिबर्टी होनी चाहिए टू टेक टेक देयर ओन डिसीजंस, और उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए भी राइट्स होने चाहिए। तो आई एग्री विद हाँ, तो लिबरलाइजेशन। हाँ, लिबरलाइजेशन में मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे, एक तो लाइसेंसिंग का एंड हो गया था। लाइसेंसिंग का एंड होने से कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो कंपटीशन के इंक्रीज होने से क्या होता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी होगी। तो हम इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन दिया है। डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी engaged in agriculture sector till the 1990s. Justify the given statement with valid explanation. ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और हमारी फ्रॉम 1947 मोस्ट ऑफ पीपल वर फार्मर्स, सो दे प्रेफर्ड एग्रीकल्चर ओवर अदर सेक्टर्स। और ठीक ग्रीन है, रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड देम good opportunities to increase their production, so people found it better to be in agriculture sector। यही एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों why they wanted to be in agriculture sector, और mostly population was engaged in agriculture and preferred agriculture। हाँ, ग्रीन और रेवोल्यूशन में लिटरेसी रेट भी कम था, तो दे it was easier for them to do agriculture than to be a part of any other वो भी ठीक है। अब government। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो आपका ज्यादातर पंजाब में और कौन सी कंट्री में हुआ था, स्पेसिफिक रीजन्स थे पंजाब एंड, पंजाब, हिमाचल। हाँ पंजाब एंड हरियाणा। हाँ, यहाँ पे पंजाब इनका एंड ज्यादा, हरियाणा।
यहाँ पे ज्यादा इनका इम्पैक्ट जो है ज्यादा रहा था, रीजन स्पेसिफिक था ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरा, एक तो लोगों का बहुत प्रेशर भी था एग्रीकल्चर में। तीसरा, आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, फिर भी 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूड जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में टिल द 1990s। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक रीजन था, सारी जगह पे नहीं हो पाई ग्रीन रेवोल्यूशन। तभी सोचा था कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, पर उसका भी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक थी। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है, और में दिया है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, डिबेट और ओवर फार्म सब्सिडीज इज वन सच क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद टू आर्ग्यूमेंट्स ईच इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द फार्म सब्सिडीज। अब हर एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अब वो कह रहे हैं जो फार्मर्स को सब्सिडीज दी गई थी, उसके आपको क्या बताना है, इन सम सच क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम। अब आपने जस्टिफाई करना है गिवन स्टेटमेंट को टू आर्ग्यूमेंट्स में, कि सब्सिडीज के फेवर में, फार्म सब्सिडीज के फेवर में क्या था और अगेंस्ट उनके क्या था, इन फेवर ऑफ सब्सिडीज और इन अगेंस्ट ऑफ सब्सिडीज। इन फेवर में ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइडेड फंड्स टू द फार्मर्स, सो इट हम्म। मोटिवेटेड देम टू डू more agriculture and grow more crops. टू And इंक्रीज देयर against was, प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज देयर yeah, and प्रोडक्टिविटी। against was that the government was trying to exploit them and making them into, like, to increase the production, trying to increase the production to for their own benefits. फेवर में हम बोल सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। In, और hmm, सब्सिडीज जो है वो किसके लिए थी, ताकि हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो अगेंस्ट में हम सब्सिडीज के ये बोल सकते हैं कि एक तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे हैवी बर्डन हो गया, और उन बेनिफिट का जो है ज्यादातर बेनिफिट जो है वो लार्ज फार्मर्स को ही मिले, नॉट द नीडी। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको रिवीजन सीरीज के नोट्स दिए हैं इंडियन इकोनॉमी के, yes, ma'am. उसमें इन फेवर ऑफ सब्सिडीज भी लिखा हुआ है, इन अगेंस्ट ऑफ सब्सिडीज भी लिखा हुआ है, दोनों उसमें लिखे हुए हैं। वही दोनों चीजें आपने उठा के यहाँ लिखनी है, सिंपल। Okay, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ग्रोथ विद इक्विटी जो है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान Equality, का एक। हाँ, ग्रोथ विद इक्विटी क्या था, क्या करनी है हमने, एक तो बैलेंस ग्रोथ करनी ग्रोथ है। करनी है, बट मेकिंग श्योर कि सब इक्वली, हाँ, इक्वालिटी पॉवर्टी, मेंटेन करके हाँ, रखनी है। हाँ, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करना है, और हमने क्या करना है, इंश्योर करना है कि सब पे इनकम क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो क्या रहे, और जो इक्वल रहे। इनकम के बीच के डिफरेंसेस है वो भी हमने इरेज उसको करने हैं कम, स्लो बाय स्लो। हाँ, कम करने की कोशिश करनी, और हमने बैलेंस डेवलपमेंट करनी है, सिंपल, क्लियर। यस मैम। अब नेक्स्ट ये है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। अब यहाँ पे इन्होंने आपको टेक्स्ट दे दिया जो इन्वायरमेंट चैप्टर से उठाया है। अब इस टेक्स्ट को आपको याद होगा, इंग्लिश में जब पैसेज राइटिंग करते थे, पहले आता था क्वेश्चन ना। पढ़ो फिर पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन क्या पढ़ो, अगर आप इसको भी पढ़ रहे हो, रीड आउट कर रहे हो, हम ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइंस को ना अंडरलाइन कर लेते थे, कि यार जैसे यहाँ पर है, अच्छा, दो कंसर्न्स की बात हुई है, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। दूसरा, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी बात कर रहे हैं। तीसरा, ये बता रहे हैं कि भाई इन्होंने लैंड और इसको करा, इसके लिए सीवेज ट्रेड, एफिशिएंट एंड एमिशंस। मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को हम क्या कर लेते थे, अंडरलाइन कर लेते थे। तो टेक्स्ट में अगर आपको कोई भी टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप रीड करो, फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद अंडरलाइन करके बाद करने के बाद आप अपने आंसर्स को देखो एंड देन क्लासिफाई करो कि आपका आंसर आपसे मांग क्या रहा है। लेकिन एक बारी पैसेज को रीड आउट जरूर कर। ठीक यस है। मैम। अब ज्यादा मुश्किल पैसेज नहीं है, आसान सा पैसेज है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताया गया है, जिसमें वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की बात की गई है। बताया गया है इसमें कि क्या क्या हमें मेजर्स उठाने चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को
इन दोनों पोल्यूशन से बचा सके, उसके लिए क्या क्या जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए। फिर उसमें बताया गया कि एयर की क्वालिटी को हमने कैसे ठीक करना है। और फिर लास्ट में उन्होंने बताया है कि रिवर्स की क्वालिटी को उन्होंने ठीक करा, उसमें उन्होंने वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब की जो है इन सबको मॉनिटर करा। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है स्टेट एनी टू कंसर्न ओइंग टू विच द सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर एस्टैब्लिश। अब अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है दो ही कंसर्न के लिए लाया गया, एक वाटर एंड एयर पोल्यूशन, पैसेज के हिसाब से। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। यस मैम। दूसरा वो बोल रहा है एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन परफॉर्म बाय द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या दो फंक्शंस होंगे? एक तो मॉनिटर करना और कंट्रोल करनी पोल्यूशन को। दूसरा गाइडलाइंस टू हाउ टू डिस्पोज डिफरेंट स्टफ। गाइडलाइंस भी देनी या स्टैंडर्ड्स को भी सेट करना। तो यही यही जो है फंक्शन है सेंटर पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के। 2 मार्क्स का हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है इलेबोरेट एनी टू स्ट्रेटजीज टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अडॉप्टेड बाय इंडिया। अब कौन सी ऐसी दो स्ट्रेटजी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट करी है इंडिया ने? स्वच्छ भारत अभियान यही सब लिख रहा है ना इसमें। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक तो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स उठाए गए। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या करा, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करा। तीसरा आप इसमें बोल सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गवर्नमेंट स्कीम्स ने, निकाली और हाँ प्रोग्राम्स इन्वायरमेंट, निकाले। हाँ इन्वायरमेंटल मेजर्स या उसको कंजर्वेशन के मेजर्स उठाए गए। तो यही है, सिंपल सब आपके इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके पैराग्राफ में ही हर एक चीज दी गई है आराम से। यस मैम। तो आप देख लो, अगर आप ये हम इंडियन इकोनॉमी को 2025 के पेपर से अगर एनालाइज करें, तो जो आपके करंट चैलेंजेस के नीचे जितने भी चैप्टर्स हैं ज्यादा पेपर वहीं से आया है एज कंपेयर टू ऊपर के क्वेश्चन। करना हमने सब है, लेकिन थोड़ा जहां वेटेज ज्यादा है उस पर 5% ज्यादा ध्यान देना है, बाकियों पे 4% ध्यान दे देंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं। ओके ठीक है। मैम। ओके, तो इसी के साथ आपका ये PYQ 2024 का खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 2025 का PYQ। ओके क्लियर। मैम। ओके, अब मन्नत आप क्लास लीव कर सकते हो। मैम एक बार आप ये फिर से